तो केंद्र सरकार की तरफ से यानी कि केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय की तरफ से एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि महिलाओं की महफूजियत, उनके साथ होने वाले अपराधों के बाद जाहिर तौर पर सरकार की किरकिरी हुई और उसके बाद अब ये जो एडवाइजरी जारी की गई है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ बदलाव इसके बाद आएगा? इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं अनीता अग्रवाल जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इस वक्त अजय अरोड़ा जी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एलएन राव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। बहुत स्वागत है सर आपका। और आलोक सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि समाज सेवी है। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे अनीता अग्रवाल जी के साथ। अनीता जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है। मैम, एक तरफ हाथरस कांड मामला सामने आया, उसके बाद बलरामपुर में मामला सामने आया और न जाने कितने मामले सामने आए। न सिर्फ यूपी में बल्कि राजस्थान इस मामले में नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, देश भर में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। न सिर्फ पुलिस प्रशासन पर बल्कि ये मामले सरकार पर भी सवालिया निशान लगाते हैं, सरकार की साख पर भी बट्टा लगाते हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से जिस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, क्या लगता है क्या बदलाव इसके बाद आएगा? देखिए, ये चीज तो हम लोग कहते हैं कि आप जो है मतलब एफआईआर होती है तो तुरंत उसको होना चाहिए। अगर 24 घंटे पुलिस नहीं करती है तो पुलिस पे भी एक्शन होना चाहिए। इस चीज को हम लोग शुरू से कहते थे। हम ये बात हम लोग शुरू से इस बात चले आ रहे हैं। तो एक चीज हम कहना चाह रहे थे कि घटनाएं में हो रही है और सबसे बड़ी बात है, मैं ये बात कहती हूँ कि थोड़ा सा सामाजिक जागरूकता और मानसिक प्रवृत्ति को चेंज करने की बात है। अब एक लड़की अगर घर में परिवार की सुरक्षित रहती है, उसकी माँ की डेथ हो जाती है, बेटा, अब घर घर कुछ नहीं होती है। इसमें बहुत चीज ऐसी जागरूकता को ला के। और जब निर्भया कांड में हुआ था तो उसमें हुआ था कि आप विशाखा गाइडलाइन के थे, सब ऑफिस में वो एक कमेटी बनेगी, लेकिन सामाजिक जागरूकता न होने कारण वो गाइडलाइन नहीं आई, किसी ऑफिस में नहीं बनी होगी, वो सरकार को नहीं बनानी थी। असल में हमें सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम लोग कानून बनते हैं, अच्छे कानून बनते हैं, लेकिन हमारी सामाजिक और अपनी कमी के कारण हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जागरूकता और हम लोग की कुरीतियां खत्म हुई है, ये भी एक बहुत बड़ी कुरीति है। ये भी एक तरह से एक सोच के अंदर परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, युवाओं की सोच में परिवर्तन लाना जरूरी है कि एक महिला का भी मान सम्मान वैसे वो घर से परिवार से जुड़ी है। और इसकी जागरूकता हम और आप तभी लाएंगे। विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है, उसको ये सोचना चाहिए कि पूरे देश में है, कहीं आप इसकी सरकार है, कहीं हमारी सरकार है, हमें इसको मिलकर इसका हल ढूंढना चाहिए। उस पर राजनीति रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। मैं प्रवक्ता हूँ बीजेपी की, लेकिन मैं फिर भी इस चीज को कहती हूँ कि पहले सबसे जरूरी है सामाजिक जागरूकता और मानसिक सोच का परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। और राजनीतिक जो रोटियां वहाँ पे जाके पे राजनीति करते हैं वो गलत है। ठीक है अजय अरोड़ा जी, ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास। अजय अरोड़ा जी, अनीता जी कह रही है राजनीतिक रोटियां इस विषय पर नहीं सेकनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से एक बेहतर कदम उठाया गया है। जाहिर तौर पे उस बेहतर कदम की सराहना करनी चाहिए। अनीता जी ठीक है मैम, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, हौसला जो है नहीं बढ़ा, अपराधी शुरू से है और दूसरी सरकार ने हौसले को बढ़ाया है क्योंकि उनको मंत्री बना। ठीक है अनीता जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अजय अरोड़ा जी से मेरा सवाल है। अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, अनीता जी ये कह रही है कि आप सियासत नहीं करनी चाहिए, इस पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार इस तरह का कदम उठा रही है तो वो सराहनीय है, बल्कि उसकी सराहना करनी चाहिए। बिल्कुल नेहा जी, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने आज जो एडवाइजरी जारी की है सभी राज्यों को, जैसे उन्होंने बताया है, और मैं चाहता हूं कि मैं इस कदम का स्वागत भी करता हूं, लेकिन विलंब कर दिया। मेरा विलंब इसलिए कर दिया, जब सरकार बन के आई थी एक नारा दिया था, हाँ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, और कितनी बेटियों की हमारी बलि चढ़ गई नेहा, मतलब बच्चियों की बलि चढ़ गई और अब लागू हुआ, अब एडवाइजरी जारी हुई। और मेरा मानना ये है
मेरा मानना ये है नेहा कि एडवाइजरी जारी कर दी गृह मंत्रालय ने और सभी राज्यों को निर्देश दे दिए। मेरा मानना है कि सख्ती से काम होना चाहिए और हमारी बच्चियां, ये हमारी कैपिटल है, हमारी दौलत है नेहा, और बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एडवाइजरी लेट आई लेकिन सराहनीय कदम है, मैं इसका स्वागत जरूर करूंगा। इसमें राजनीति, जैसे नेहा आपने बोला, मैं इसमें राजनीति नहीं करूंगा, इससे मैंने राजनीति की भी नहीं। जी ठीक है राव साहब, सवाल इस बात को लेकर है जो हालात देश में बने हुए हैं, एक के बाद एक इस तरह के सर मामले सामने आ रहे हैं। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद आरोपी किस तरह से फरार हो जाते हैं सर। लेकिन ऐसे में जब पीड़िता को दर दर भटकना पड़ता है तो वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में जब पुलिस के पास पीड़िता जाती है, उसके परिवार के लोग जाते हैं कि ऐसा ऐसा इस पीड़िता के साथ हुआ है, जब रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तब सवाल खड़े होते हैं सर। लेकिन ऐसे में जब एडवाइजरी जारी कर दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से और ये कह दिया गया है कि अब अनिवार्य है एफआईआर दर्ज करना, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती, जिसके तहत कानून में 0 एफआईआर का भी प्रावधान है कि अगर अपराध आपके थाने की सीमा से बाहर हुआ है तो आप 0 एफआईआर दर्ज करें। इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, क्या लगता है क्या बदलाव आएगा समाज में? जी मैं आपको बताऊं कि ये एडवाइजरी कोई नई नहीं है, ये जब से बहुत पुरानी इंस्ट्रक्शंस हैं। पुलिस ऑफिसर्स को पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी रिपोर्ट अगर आती है, नॉट ओनली वुमेन के ऑफिस के बारे में, किसी भी प्रकार की अगर रिपोर्ट कहीं भी की जाती है, वो जुरिस्डिक्शन का मामला होता है, तो किसी थाने में रिपोर्ट दी जाती है, वहीं पे 0 एफआईआर रजिस्टर करने का प्रावधान है। ये कोई नई बात नहीं है। और खासतौर से 2013 में जो क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल आया था निर्भया कांड के बाद जो जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपने इंस्ट्रक्शंस दी थी, उसके बाद क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल में भी खासतौर से इस बात का जिक्र किया था कि कोई पुलिस अफसर किसी प्रकार के इस जो वुमेन से रिलेटेड क्राइम है उसकी रिपोर्ट को अगर नहीं भी लिखता है तो वो पुलिस अफसर भी उसके अंदर पूरा जिम्मेवार होता है। 166A में उसकी लायबिलिटी भी है, क्रिमिनल लायबिलिटी है पुलिस ऑफिसर की। तो ये जो 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल ठीक है। अभी जो नई एडवाइजरी इसलिए जारी की है कि सारे राज्यों को दोबारा से रिफ्रेश करके बताया जाए, दोबारा डायरेक्शन दी जाए, इसलिए है। अदरवाइज ये पुराना कानून है। लेकिन जरूरत यहाँ पर यह है कि इसको पब्लिक को नहीं मालूम इस बारे में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ पब्लिक को, कहीं भी कोई क्राइम किसी जगह में भी रिपोर्ट होता है, उस थाने की एसएचओ की जिम्मेवारी है कि वो उसका एफआईआर दर्ज करे। अगर उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, कहीं और का है, तो 0 एफआईआर करके जिसका भी जुरिस्डिक्शन बनता है वो एफआईआर वहाँ पे भेजेगा। और ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास आलोक सिन्हा जी, क्योंकि आप धरातल पर काम करते हैं, बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इस तरह की एडवाइजरी तो पहले भी जारी थी और इस तरह की एडवाइजरी तो पहले से ही लागू है। बावजूद इसके क्या पुलिस अधिकारियों में, क्या पुलिस कर्मियों में खौफ और डर नाम की चीज है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि इस तरह के मामले हमने देखे हैं। अभी हाल ही में हाथरस का मामला सामने आया कि 8 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई। हाँ जी, जैसा कि आप भी जान रही हैं कि पहले से भी बहुत सारे एडवाइजरी, किसी का भी गवर्नमेंट रहा, बहुत सारे एडवाइजरी आए और निर्भया केस के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी हो रहा। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिस इलाके में जिस एसएचओ के पास ये केस आता है, अगर एसएचओ केस लेने से मना करता है और उसके बाद फिर जांच होती है तब उस पर कार्रवाई होती है, तो जरूरी है कि हम अगर रेप को रोकना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एसएचओ को टाइट करना पड़ेगा। और सबसे पहला एडवाइजरी ये निकाला जाए कि अगर उस इलाके में क्यों पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग क्यों नहीं करती है। वो पेट्रोलिंग करेगी तो केसेस रुकेंगे। और सबको पता है, प्रशासन को पता है कि जो केसेस हो रहे हैं वो उसके पीछे गुनाहगार हैं और गुनाहगारों को पकड़ा नहीं जाता है टाइम से। नहीं सर, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि आप धरातल पे काम करते हैं। मुझे वो धरातल की हकीकत बताइए सर कि जब पुलिस अधिकारी या पुलिस थाने जब जाती है पीड़िता, एफआईआर दर्ज नहीं होती, क्या पुलिस अधिकारियों के अंदर डर या खौफ नाम की चीज होती है या नहीं होती कि अगर उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की तो उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? ये डर क्यों नहीं होता? नेहा जी, सबसे पहले देखें, डर की जो बात हम कहें, अभी भी आज हमारे पास बिहार से एक केस आया जिसमें 29 तारीख को महिला ने एक
आवेदन पत्र दिया हुआ है थाने के अंदर और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब आज बात किया तो बोलते हैं कि उसमें तो कुछ है ही नहीं, जो कि महिला साफ साफ लिखती है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होता है, वो लड़का मेरे साथ छेड़छाड़ करता रहता है, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। जब वो आत्महत्या कर लेगी तब ये केस रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरा मानना ये है कि अगर रेप को रोकना है तो वहां के जिस इलाके में ये केस हो रहा है, सबसे पहले उस एसएचओ को सस्पेंड करना चाहिए, तभी ये रुक सकता है। क्योंकि जब हम लोग भी कोई काम करते हैं, अगर हम अच्छे तरीके से करें तो उस जगह पे वो केसेस होंगे ही नहीं। और उस केसेस में जांच पड़ताल होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज हो, वहां पर ही पीड़िता को न जाने क्या क्या सहना पड़ता है और उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। ये जो एडवाइजरी जारी की गई है, जाहिर तौर पे इसके बाद किस तरह के बदलाव आएंगे ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बात आज महिलाओं की महफूजियत की हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, उस पर आज लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अनीता जी, सवाल इस बात को लेकर है, अभी आपने राव साहब को सुना होगा, उनका कहना है कि ये तो एडवाइजरी पहले से ही जारी है, इसमें नया क्या है? देखिए, एडवाइजरी पहले से जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैंने आपसे कहा ना, शिक्षा कांड में शाखा गाइडलाइन आई थी, लेकिन हम लोग क्या तो सरकार को नहीं बनाने की गाइडलाइन पे, लेकिन उसको बार बार कहने से समाज के अंदर जागृति आती है, जागरूकता आती है। सबसे बड़ी बात है, गाइडलाइन शुरू से ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत। अभी जब मैम गाइडलाइंस तो जारी कर दी जाती है, मैम उसको माना कितना जाता है? सवाल इस बात को लेकर है कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब सरकार क्या कर रही है? लड़कियां और स्कूल के पास वो सिविल ड्रेस में रहते थे और आज भी वो है। और देखिए, पहले से कुछ भी कहिए, गांव में लड़कियां पढ़ने भी जा रही है, सब कुछ कर रही है, और आज शिक्षा पे भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे अंदर थोड़ी सी जागरूकता जो है उसकी कमी है, बाकी नहीं। और देखिए, अपराधी 2-3 साल में नहीं पैदा हो गए ना, ये अपराधियों को शुरू से सरकारें संरक्षण देती आई हैं, उनका मनोबल बढ़ाती रही है कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, कोई इस तरह की बात करता है, कोई मंत्रियों को कोई मंत्री बना देता है। तो दोहरे फेरे जो है, हमारी तो सरकार ने ये बोला अभी कि इनके पोस्टर लगाए जाए, सामाजिक प्रतिष्ठा पे जब आ जाएगी तो सबसे बड़ी बात होती है सामाजिक प्रतिष्ठा। आदमी का अनीता जी, अगर इसमें कुछ नया नहीं है तो जागरूकता के लिए आगे कदम उठाना चाहिए था ना, फिर से धीरे सुधार होगा। अनीता जी, एक सेकंड मैम, अनीता जी, लेकिन आज जो अनीता अग्रवाल जी 24 घंटे के अंदर अरेस्ट भी करती है, जेल भी जाता है। अनीता जी, हम लोग ने बढ़ाई है। अनीता जी, जब इसके अंदर कुछ नया ही नहीं है मैम, ऐसी सजा दी जाएगी लोग जो याद करें कि हाँ, महिला को तंग करने में क्या सजा होती है। तो ये एक अच्छे कदम है, इन कदमों का हमको साथ और सहयोग देना चाहिए। राज पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मैं शुरू से कहती हूँ। इसमें विपक्ष हो, पक्ष हो, बेटी राजस्थान की भी बेटी बेटी है, उत्तर प्रदेश की बेटी बेटी, ठीक है मैम, की भी बेटी बेटी है, सब बेटी। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है और जाहिर तौर पे समझने की बात है। लेकिन अनीता जी, एक सेकंड मैम, देखिए मुझे सबको टाइम देना है। अनीता जी, सवाल का जवाब दीजिए, ऐसे नहीं। सवाल इस बात को लेकर है कि जब इसके अंदर कुछ नया ही नहीं है, जब इस एडवाइजरी में कुछ नया ही नहीं है, जब इसको पहले से ही जारी कर, सुन लीजिए, जब इसको पहले से ही जारी है, सुन लीजिए, देखिए 0 FIR और जो 0 FIR होगी और सबसे बड़ा FIR का तुरंत एक्शन होगा। ये भी नया है, ये तो पहले से ही है ना मैम, ये तो पहले से। राव साहब, इसमें क्या कुछ नया आपको दिखता है? तुरंत एक्शन होगा। इस एडवाइजरी में नया क्या है? नहीं, अजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। राव साहब से मेरा सवाल। मैडम अग्रवाल जी, जरा एक बात सुन लीजिए। ये पहले एडवाइजरी हुई थी 16 मई 2019 को। इसमें एमएचए ने बड़ा क्लियरली कहा था, कोई भी एक ऑफेंस अगर कॉग्निटिव ऑफेंस है 154 CRPC में, वो पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज करना ही पड़ेगा। कोई दर्ज नहीं करेगा तो पुलिस ऑफिसर जिम्मेवार है। नंबर 2, एडवाइजरी 5 दिसंबर 2019 को स्पेशली वुमेन के बारे में दी गई, क्योंकि वुमेन का अगर कोई केस दर्ज नहीं करेगा तो उसके बाद भी जिम्मेवारी है और उसका जुरिडिक्शन 0 FIR का उसमें भी जिक्र किया हुआ है। ये एडवाइजरी पहले की जारी की जा चुकी है। ये जो आज जो किया है या कल जो किया था, उसको एक प्रकार से रिमाइंडर टाइप है सभी स्टेट गवर्नमेंट को, उनको एक बार से रिमाइंडर किया कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और पूरे
ग्राउंड लेवल पे राव साहब एक सेकंड एलन राव साहब, क्या इसमें ये भी है कि सीआरपीसी की धारा 173 में बलात्कार से जुड़े मामलों की जांच 2 महीने में करने का भी प्रावधान है? जी हाँ, वो भी है इसी में। इसमें ये भी लिखा हुआ पहले वाले में भी है कि जो निर्भया केस के बाद में इंस्ट्रक्शन हुई थी उसमें था विदिन 2 मंथ इसका इन्वेस्टिगेशन पूरी करेंगे, और ट्रायल के लिए भी उसमें इंस्ट्रक्शन था कि विदिन 6 मंथ उसका ट्रायल कंक्लूड करेंगे, और अगर उससे आगे होता है तो उसकी रीजनिंग देकर फिर आगे बढ़ाएंगे। पूरी बात पहले से जा चुकी है। ठीक है, ये जो एडवाइजरी इसको दोबारा किया गया है, एक प्रकार से लोगों को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए कहा गया है, स्टेट गवर्नमेंट को इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा गया है, और अगर कोई नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। तो ये एडवाइजरी जारी करने से बेहतर सर ये नहीं होता कि क्या आप जागरूकता अभियान चलाएं, जागरूक लोगों को करें, लोगों को ये बताएं कि आपके क्या कुछ अधिकार है और किसके लिए कितना हद तक आप जा सकते हैं, कैसे आवाज उठा सकते हैं? राव साहब नेहा जी, मैं आपको जागरूकता अभियान चलाना बहुत जरूरी है। हाँ। इसकी वजह है कि पब्लिक को मालूम होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो पुलिस अफसर इसमें रिलीज करते हैं, जो पुलिस अफसर इसको नहीं मानते, उनके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अजय अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं सर, फिर मैं आपके पास आती हूँ। अजय जी। नेहा जी, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये भले ही एडवाइजरी पुरानी हो, इसका नाम बदल दिया हो, और जैसे मैंने वरिष्ठ अधिकारी को भी सुना, ये हादस की घटना ना होती नेहा जी, हादस से सबको जागृत किया है। और जिस प्रकार से हमारे देश में, और मैं चाहता हूं कि जो राज्यों को निर्देश जारी किए हैं सख्ती से पालन होना चाहिए। जिस प्रकार से एफआईआर की बात हुई, अभी अनीता जी बात कर रही थी कि इस प्रकार से उस प्रकार से, मैं राजनीति इसमें नहीं करना चाहता। मैंने तो पहले भी कह दिया कि इम्प्लीमेंट करें, और हम जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, जो हमें गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित या हमारी गठबंधन की सरकार है, हम पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से उन नियमों का पालन करेंगे। ये तो मेरे पार्टी का व्यक्तित्व हो गया। और हादस की घटना में शर्मिंदा तो बहुत किया। अजय जी, ये एडवाइजरी तो सर पहले से जारी है ना, राजस्थान में नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है सर, कम से कम वहाँ की तो जवाबदेही रखिए। क्या नहीं लगता कि वहाँ पर गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाना, नियमों की अनदेखी करना, अधिकारियों में, पुलिस अधिकारियों में खौफ ना होना, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि प्रदेश सरकार जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है? बिल्कुल नेहा, इन 6 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मैं इन पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, जब से ये लोग आए खौफ खत्म हो गया। अपराध बहुत बड़े हैं, अपराध की रेशो देखिए। हमें जैसे एडवाइजरी आज गाइडलाइन आई, हमें खौफ डर पैदा करना पड़ेगा। जब तक डर पैदा नहीं होगा, अपराध पे नियंत्रण नहीं होगा। और हमें जितने अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं बच्चों के, हमें अपने बच्चों को भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल, इसमें समाज भी जिम्मेदार है और प्रशासन भी, दोनों मिलकर ही इसे, अगर एडवाइजरी गाइडलाइन आई है, भले वो पुरानी है, मैंने पुरानी होने के बावजूद भी कह दिया कि इसका स्वागत है। इसमें स्वागत जब भी होगा जब इम्प्लीमेंट होगा नया। इसका इम्प्लीमेंट बहुत जरूरी है। क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता ना सर, यही तो सवाल है मेरा कि इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? नेहा जी, मैंने क्या कहा, 6 वर्षों से जो खौफ और डर खत्म हो गया है, हमें डर वापस लाना पड़ेगा। अपराध नेहा ना लिख लो, आप डायरी में आज की डेट नोट कर लो। सर, राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप के मामले सामने आते हैं। राजस्थान में नंबर 1 यानी कि सबसे ज्यादा रेप के मामले सामने आते हैं। क्यों राजस्थान में सरकार का खौफ नहीं है अधिकारियों में? अपराध है, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे झारखंड में हो, अपराध होता है। और जो बच्चों के साथ हो रहा है किसी प्रदेश में हो, ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और अभी देखिए, हाथरस में तो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी गए, प्रियंका जी गई, उन पीड़ित परिवार से मिले, और हम चाहते हैं सर, वही तो एक दिक्कत है ना कि पीड़ित परिवार से मिलने वो यूपी पहुंच जाते हैं, हाथरस पहुंच जाते हैं, बारां क्यों नहीं जाते, अजमेर क्यों नहीं जाते? सर, ये भी तो एक बड़ी विडंबना है ना कि हर मुद्दे पर राजनीति की जाती है। सवाल इस बात को लेकर भी है।
अनीता जी, अनीता जी, अपराध है, मैंने कहा है अपराध सर अपराध है, लेकिन क्या वो अपराध नहीं है जो 12 में हुआ, या वो अपराध नहीं है जो अजमेर में हुआ सर, या वो अपराध नहीं है जो अभी करौली डिस्ट्रिक्ट में हुआ? एक बार भी नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला, कहना मैंने एक बार भी नहीं बात की। मैं देश के साथ हूँ, भारत की बच्चियों के साथ हूँ कि भारत की बच्चियों को हमें सुरक्षित करना है, ये हमारा दायित्व है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जितने भी संस्थाएं हैं, हम सब मिलकर लड़ेंगे तो ही इस पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। सर मिलकर लड़ना, लेकिन सरकार की तो जवाबदेही बनती है ना सर, राज्य सरकारों की जवाबदेही बनती है ना। मैंने तो ठीक कहा है जब तक केंद्र सरकार आई है इनका डर खत्म हो गया। ठीक है अनीता जी, सवाल इस बात को लेकर है कि मैम हाथरस का ही मामला ले लीजिए, इससे पहले जो उन्नाव में मामला सामने आया या फिर जो कानपुर में मामला सामने आया, ऐसा नहीं है कि एक मामले में यहाँ पर उदाहरण है, अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं जब पीड़िता को एफआईआर दर्ज कराने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन और महीनों का वक्त लग जाता है। जब ये गाइडलाइंस पहले ही जारी है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा अच्छे से? नहीं नेहा जी, जो हाथरस की जो घटना है, ये माँ बेटी दोनों में बैठ के पुलिस थाने गई है, इन्होंने अपना बयान दिया है, भाई ने एफआईआर दिखाई है संदीप के नाम में। संदीप को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया था, बाद में लड़की ने बयान दिया 164 के आरोपी बढ़ाए गए, फिर उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। मैम इस पूरे मामले में 8 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई है, 8 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई। माता पिता के ये कहाँ, ये कौन से हिंदू संस्कृति में लिखा बताया आप? रात को 2:30 बजे आपने पेट्रोल डालकर प्रशासन ने उस बच्ची को जला दिया। इनकी पार्टी में ये सब उसके माता पिता को नहीं किया, ये कहेगा इंसाफ है। विडंबना है कि महिलाओं की महफूजियत के लिए जब कदम उठाए जाते हैं उस पर भी राजनीति होती है, महिलाओं की सुरक्षा जो कि एक संवेदनशील मसला है उस पर भी राजनीति होती है। कम से कम इस मसले पर, इन मुद्दों पर राजनीति करने से कम बचना चाहिए। आज बात महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सख्त कदम उठाया गया है, यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है, उस पर आज लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है। सवाल इस बात को लेकर है आलोक सिन्हा जी, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी। ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जो हालात है, जो स्थितियां हैं, वो बदलती हुई दिखाई नहीं दी है। क्या लगता है, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं कि दिशा निर्देश जारी करते जाते हैं, बावजूद इसके इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो सटीक नहीं बैठता? लगता है आलोक जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राव साहब, सवाल इस बात को लेकर है, राव जी किस तरह से इसे देखते हैं, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है इन गाइडलाइंस का? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन मैं समझता हूँ कि जो डाउन द लाइन, जो नीचे जो पुलिस स्टेशन में काम करने वाले अधिकारी हैं, उन तक ये इंस्ट्रक्शन या तो पहुंची नहीं है, या वो अगर उनका पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं होती है। जिस दिन ये होने लग गया कि इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करने वाले ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई होने लग जाएगी, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन वस्तुतः लागू होने लगेंगी, क्योंकि इनकी सेंसिटिविटी भी करना जरूरी है। पुलिस ऑफिसर्स को बार बार रिफ्रेशर देना, ट्रेनिंग देना, उनकी ट्रेनिंग का भी एक पार्ट है कि उनको बार बार बताया जाना और उनको समझाना कि देखिए कोई भी ऐसे ऑफेंस अगर की रिपोर्ट अगर आती है तो आपको एफआईआर दर्ज करनी है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है। खास तौर से सेंसिटिविटी टुवर्ड्स जो वुमेन से क्राइम है उनके खास तौर से उसमें ज्यादा सेंसिटिविटी की जरूरत है। और मैं समझता हूँ दिल्ली में इसका अक्षर से पालन होता है। दिल्ली में हर थाने में वुमेन हेल्प डेस्क बनी हुई है, हर औरत अगर आती है तो उसको लेकिन राव साहब करती है। लेकिन ऐसे केसेस में भी ये देखने के लिए मिलता है कि पुलिस जो है मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती है, बजाय इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के। इस तरह के मामले सामने आए हैं कि जब भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए पीड़िता जाती है, उसका परिवार जाता है, तो पुलिस वाले यही समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे, मामला लंबा चलेगा, आपको परेशानी होगी, पुलिस बार बार आपके घर आएगी, आपको परेशान करेगी, समाज में 4 लोगों के बीच आप उठने बैठने के लायक नहीं रहेंगे। इस तरह की बातें अगर पुलिस की तरफ से की जाती है, ये कितना शर्मनाक है। और क्या लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है कि अगर कोई पीड़िता पुलिस स्टेशन जा रही है तो कोई गंभीर मसला होगा, इसीलिए जा रही होगी, और इतने गंभीर मसले पर भी अगर एफआईआर दर्ज करने की बजाय समझा बुझा के उसे घर भेज दिया जाता है,
या फिर डराने की कोशिश की जाती है, तो ये कितना दुखदाई है सर? ये दुखदाई भी है नेहा जी, और ये साथ में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी मैं समझता हूँ कि अगर कोई पुलिस अफसर ऐसा करता है ऐसे मामले में, तो मैं समझता हूँ वो भी उतना ही जिम्मेवार है उस क्राइम को करने वाले के लिए, क्योंकि वो क्राइम को करने वाले को बचा रहा है, जिसने क्राइम किया उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ इस प्रकार से उन वुमेन को इस प्रकार से समझा के डरा के उनको वापस भेज देना, उसकी रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं करना, तो मैं समझता हूँ पुलिस अफसर भी उतना ही जिम्मेवार है। तो इसलिए मैं जैसे कहा कि जब तक ये सारी बातें स्ट्रिक्ट लेवल पे, सुपरवाइजरी लेवल पे इसका मॉनिटरिंग नहीं होगा, जो सीनियर अफसर्स बैठे हैं, एसपी, डीसीपी और जो सीनियर अफसर्स जिले के हैं या फिर और उसके ऊपर सीनियर अफसर्स बैठे हैं, वो इन सब चीजों को जब तक मॉनिटरिंग नहीं करेंगे और ऐसी रिपोर्ट अगर मिलती है किसी प्रकार की किसी पुलिस अफसर के द्वारा, उस पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो ठीक है। सीनियर अफसरों की आपने बात की आलोक सिन्हा जी, क्योंकि आप जमीनी स्तर पे काम करते हैं, सर सीनियर अफसरों तक मामला जाता है या पहले ही रफा दफा करने की कोशिश की जाती है? राव साहब इसके हिस्सा रह चुके हैं। राव साहब को बहुत अच्छे से मालूम है कि जितना प्रताड़ित पीड़िता किसी रेपिस्ट के द्वारा होती है, कोई लड़का छेड़छाड़ करता है, उससे ज्यादा प्रताड़ित वो थाने में होती है। राव साहब, मैं जमीनी स्तर पे काम करता हूँ। आज लगभग 6 साल से बेटी रक्षा देश सुरक्षा जैसा मुहिम चला रखा हूँ, और अभी भी मेरे पास कम से कम 50 से 100 पेपर ऐसे पड़े हुए हैं जिनका केस फाइल नहीं हो रहा है, और फिर मुझे जाके करवाना पड़ता है। अब आप सोचे कि मैं जाके दिल्ली से बॉम्बे नहीं करा सकता और बॉम्बे से कलकत्ता नहीं करा सकता। सबसे पहले सिस्टम बदलने की जरूरत है, और सिस्टम तब बदलेगी जब एसएचओ को डर होगा, क्योंकि भय के बिना सर भूत नहीं भागता है। भय होगा तभी भूत भागेगा। और अगर हम रेप केसेस को रोकने की बात करें तो सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा, जो कि हमारे यहाँ सबसे कमजोर व्यवस्था है। आप देखें कि कोई एक छोटा सा नेता आता है तो प्रशासन उसके पीछे लग जाती है, लेकिन कोई रेपिस्ट जाती है, कोई पीड़िता जाती है तो उसके लिए किसी के पास टाइम नहीं होता है। मैंने ये देखा है कि कोई पीड़िता गई, वो घंटों थाने में बैठी रही, जब थाने में बैठकर वो परेशान हो गई तो फिर उसने एक सेक्रीफाइस करने की कोशिश। सर अभी कुछ ही दिन पहले मामला सामने आया था, एफआईआर दर्ज कराने कानपुर में एक पीड़िता गई थी, उसका परिवार गया था, रातों रात उसको बिठा के रखा था, तब भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। ये पुलिस की कार्यप्रणाली है और इसी पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल इस बात को लेकर है, अनीता जी जिस सिस्टम की बात आलोक जी कर रहे हैं, सर क्या ये ठीक है सर? मैं कांग्रेस के नेता से भी कहना चाहूंगा सर, एक सेकंड में लौटूंगी सर आपके पास। अनीता जी से मेरा एक सवाल है छोटा सा। 1 मिनट मैं सिर्फ एक रख दूं। अनीता जी से भी और सभी से कहना चाहूंगा कि ये महिला सुरक्षा एक राष्ट्रीय लेवल का एक सुरक्षा है। महिलाएं तभी सुरक्षित होंगी जब हम राजनीति से ऊपर सोचेंगे महिलाओं के प्रति। मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स कीजिए, राजनीति कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महिलाओं को लेकर कोई भी दल, कोई भी पार्टी राजनीति ना करे। जहां तक अगर हमारी बेटी है, मैं कहता हूँ बेटी एक वर्ड है, जो अगर मैं बेटी कहता हूँ तो आप भी अपनी बेटी को बेटी ही कहते होंगे, उसको कुछ और नहीं कहते होंगे। और हम सर राजनीति करने के लिए और भी तमाम मुद्दे हैं, क्या महिलाओं की सुरक्षा पर ही राजनीति करनी चाहिए? क्या नहीं लगता कि इससे बचने की जरूरत है? दुर्गा पूजा आने वाला है, वही दुर्गा पूजा के टाइम में हम बच्चियों को पूजते हैं, और जैसे ही दुर्गा पूजा खत्म होता है हम बच्चियों को देखते नहीं है। तो कहाँ पे हम लोग अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू में सबसे पहले हमें अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को मतलब रक्षा की बात करने की जरूरत है, प्रशासन को दुरुस्त करने की जरूरत है। एडवाइजरी तो बहुत आए हैं और बहुत चले गए, कानून भी बहुत बने हुए हैं, लेकिन सब कागजों पे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे कानून बने हैं सर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। और उन कानूनों की जरूरत है क्यों पड़े, जब हम अपनी मानसिकता को बदले। सबसे पहले यहाँ पे जरूरत है अपनी मानसिकता को बदलने की। दरअसल बात आज हो रही है महिलाओं की सुरक्षा की, क्योंकि एमएचए यानी कि गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है, एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस में 20 साल की दलित लड़की के साथ कथित गैंग रेप और हत्या के मामले में पुलिस ने शिथिलता और कार्यशैली को लेकर भी गंभीर सवाल पैदा किए हैं। मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में छाया रहा और इसे लेकर अब राज्य सरकार भी बड़ी किरकिरी उसकी हुई, और ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जाहिर तौर पर
ये गंभीर फैसला लेने की ओर कदम उठाया गया। लेकिन ऐसे में गृह मंत्रालय ने जिस तरह से एडवाइजरी जारी की है, ये क्या ऐसे में सवाल यही अब खड़ा होता है कि क्या बदलाव आएगा समाज में। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है अनीता अग्रवाल जी। ब्रेक पे जाने से पहले दरअसल मैं आपसे सवाल पूछना यही चाह रही थी कि जिस सिस्टम में बदलाव की बात आलोक जी कर रहे हैं, जिस सिस्टम में बदलाव की मांग अक्सर होती रही है, क्या वाकई आपको लगता है कि उस सिस्टम में बदलाव की गुंजाइश है? अगर है तो कहां पर? देखिए नेहा जी, बदलाव काफी कुछ आ चुका है, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं है। देखिए अधिकारी अब अपने ऑफिस में बैठते हैं, मिलते हैं, उनके फोन नंबर से बात होती है। पहले आप अधिकारियों को की बातें थे, अधिकारी मिलते नहीं थे। वो भी दिन थे जब सीईओ को धूप में बिठा के घुमा दिया जाता था, जब कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी। आज कम से कम अधिकारी कोई है, वो अधिकारी अपने ऑफिस में बराबर बैठता है और पब्लिक से मिलता है, डायरेक्ट पब्लिक से डीलिंग कर। कोई बीच में तोलिया नहीं है। पहले नेता को लेके जाना पड़ता था, फिर नेता की हमें आप साथ चलो हमारी एफआईआर हो। आज नेता की जरूरत नहीं है, ना किसी की जरूरत है। जाके एफआईआर कर सकता है, स्वयं जाके सारा काम कर सकता है। लेकिन मैम ये तो पहले से है ना कि 2 महीने के अंदर ही जांच की जाए इस मामले की, ये प्रावधान तो पहले से है। क्या आपको लगता है कि 2 महीने में इस तरह के मामलों की जांच हो रही है? क्या लगता है कि इस तरह के मामलों को सुलझाया जा रहा है? देखिए हाथरस के मामले में मैम हाथरस की ही बात नहीं कर रही हूँ, ये हाथरस का ही मामला नहीं है। ऐसे तो अनेकों मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में हर दिन मामले सामने आते हैं। हर 4 घंटे में एक महिला का रेप होता है इस देश में। कभी कोई महिला दिख रही है, कभी दूसरे लोग तो राजनीति कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आलोक ने बोला, मैं भी बेटियों पे राजनीति नहीं होनी। राजनीति के बहुत से मुद्दे हैं, आप करिए राजनीति। राजनीति करने आए तो बहुत मुद्दे करिए। बेटियों पे, महिलाओं पे, राष्ट्रों पे राजनीति ना करें, ये बार बार इसको कहती हूँ। बड़ी शर्म आती है हम लोग को। उनका सहयोग करिए, उनका मतलब परिवार के साथ खड़े होइए, परिवार के साथ सहयोग जितना वो करिए। मैम मेरा तो ये सवाल है कि ऐसी नौबत ही क्यों आए? ऐसी नौबत ही क्यों आए? क्यों आखिर रेप के इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? क्यों देश में हर 4 घंटे में एक महिला का रेप हो रहा है? ना अभी होने उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हो, उसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी जाती है। मैम ये नौबत ही क्यों आती है? करने की जरूरत है। तब तक ये चेक नहीं होगा, इसी तरह अजय अरोड़ा जी, ठीक है अजय अरोड़ा जी, ठीक है मैम मैं लौटूंगी आपके पास। अनीता जी, अजय अरोड़ा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि ये आज का मामला नहीं है सर, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते रहे हैं, गृह मंत्रालय एडवाइजरी जारी करता रहा है और उसकी खुलकर धज्जियां उड़ती भी रही है। क्यों? नेहा जी, आज मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, भले पक्ष हो या विपक्ष हो। आज बड़ा गंभीर विषय है, इस पे हमें मिलके मुकाबला करना पड़ेगा। और जहां तक अभी मैंने राव साहब को सुना, ये दिल्ली में कार्यरत थे और बड़े अच्छे अधिकारी थे, बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे, इनको मैं जानता हूँ। और दिल्ली में एफआईआर का सिस्टम और अपराध प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश में बड़ा फर्क है। और हमें सरकार को मंथन करना पड़ेगा और प्रशासन को मंथन करना पड़ेगा। नेहा, हमने सुना है कि सोते को जगाना, मैं तो चाहता हूँ कि जागते को कैसे जगाया जाए। भाई जो प्रशासन जाग के भी काम नहीं कर रहा और इतने उतावलेपन में, एक तो जागता नहीं और एडवांस में जाग कर रात को 2:30 बजे उस बच्चे का संस्कार कर दिया बिना माता पिता के, पेट्रोल जला के। ये बार बार ये बात उठेगी, ये बात समाप्त होने वाली नया नहीं है, इसमें राजनीति नहीं है। प्रशासन पूरा जिम्मेदार है। अगर प्रशासन जिम्मेदार है तो राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है। एक तो अजय जी एक सवाल तो इस बात को भी लेकर है, जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के हालात है, राजधानी में दिल्ली में नहीं है। सर, वारदातें अगर होती है तो अपराध है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे राजधानी दिल्ली में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, अपराध तो सर अपराध है ना। दिल्ली, राजधानी दिल्ली में भी अगर 80 साल की महिला का रेप हो जाता है तो उसे आप क्या कहेंगे? वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है क्या? नेहा, मैंने एफआईआर पे बात की। दिल्ली में भारत की राजधानी है, एफआईआर का सिस्टम एडवांस है, यहाँ पे ऑनलाइन भी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में अभी बड़ा अभाव है, अभी एफआईआर नहीं होती। देखो ना उस बच्ची के साथ क्या हुआ, एफआईआर में क्या क्या
फिर SIT बना दी, फिर CBI बना दी। प्रशासन को मजबूत होना पड़ेगा। हमने जागते को जगाना है बिल्कुल, पर बातों से काम होने वाला नहीं है। मैंने तो नेहा बोलना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर सोचना होगा कि हमारे भारत की बच्चे कैसे सुरक्षित रहें। ठीक है। आलोक सिन्हा जी, सवाल इस बात को लेकर है, अब कहाँ खामी कहाँ कमी आप देखते हैं, और इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका अच्छे से करने के लिए कहाँ कहाँ पे कमियां आप देख पा रहे हैं? जी, आवाज बहुत क्लियर नहीं है आज, बहुत कम समझ आ रहा है सबकी। मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ आलोक जी, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। दरअसल मैं क्या समझना चाह रही हूँ आपसे, सवाल ये है आलोक जी कि जो गाइडलाइंस जारी की गई है, ये गाइडलाइंस पहले से भी लागू है, बावजूद इसके इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता। अधिकारी इसके लिए जागरूक नहीं है, जनता इसके लिए जागरूक नहीं है। क्या लगता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होने के लिए कहां कहां पे आप खामी, कहां कहां पे आप कमियां देखते हैं, और उसको कैसे पाटा जा सकता है? नेहा जी, मुझे कुछ सही में समझ नहीं आ पा रहा है, लेकिन फिर भी जो मैं समझ पाया हूँ उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि देखें, ये जो एडवाइजरी की बात करें, ये एडवाइजरी जारी करने से कोई फायदा निकलना नहीं है। पहले भी बहुत सारे एडवाइजरी आए हैं और सरकारें आती है, एडवाइजरी जारी करती है। सबसे पहले सरकार को ग्राउंड लेवल पे मजबूती बनानी पड़ेगी, ग्राउंड लेवल पे जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। लोगों को हम सरकार, जो सरकार में लोग बैठे हैं और जो विपक्ष में बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा कि अजय अरोड़ा जी ने कहा कि राजस्थान में हो या उत्तर प्रदेश में हो, घटनाएं तो घटनाएं हैं। मैं अजय जी से भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान सबसे टॉप नंबर पे है, और राजस्थान को अगर इन्हें आदर्श बनाना चाहिए, इनके हाथ में है, ना कि इनको उत्तर प्रदेश में जाके वहां बवाल काटना चाहिए। जो इन्होंने बवाल किया उससे भी लोग बहुत आहत हुए और इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं निकला। चाहे वो कोई भी पार्टियां हाथरस गई, हाथरस में जाके हल्ला करने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। सबसे पहले जो इन्होंने जो किया, अगर ये जागरूकता के लिए शुरू से ही करते तो देश में रेप केसेस रोकते हैं। और एडवाइजरी का मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। गृह मंत्रालय है वो इन्होंने अपना हल्ला बचाने के लिए कि जो हाथरस जैसी कांड हुई उसके लिए बड़ी किरकिरी हुई, आपने भी देखा, वो चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो, किरकिरी की वजह से इन्होंने एक एडवाइजरी जारी कर दी। इससे कोई रेप नहीं रुकेगा। ठीक है, एडवाइजरी जारी ठीक है, क्योंकि सर हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में एक आखिरी सवाल मेरा राव साहब से है। राव साहब, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए अधिकारियों और पुलिस कर्मियों में भी खौफ और डर नाम की चीज नहीं होती। सर, ऐसे में उनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर FIR दर्ज नहीं की तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, ये डर, ये खौफ बैठाने में जाहिर तौर पे ये जरूरी है, और ये कैसे उनको समझाया जा सकता है कि अगर आप इस तरह की कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? समझाने की जहाँ तक बात है, समझाया जा चुका है और बार बार उनको समझाया जाना चाहिए ताकि उनके दिमाग में ये बात घर कर जाए कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट आए उसको दर्ज करना है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये बहुत जरूरी है और उसमें सीनियर ऑफिसर का भी अहम रोल है। जो ग्राउंड लेवल के ऑफिसर हैं उनको करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ इन सब चीजों में हमें राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको, पुलिस को, प्रशासन को, समाज को और सभी को मिलकर एकजुट होकर ये बीमारी जो है कि इस तरह से एक क्राइम नॉट ओनली दिल्ली या कोई और जगह, पूरी ऑल ओवर इंडिया की हम बात करें कि क्राइम को किस प्रकार से कम किया जाए। अगर क्राइम हो जाता है तो एज पर हमारा लॉ ऑफ लैंड है, हमारे देश की कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से उसमें उचित कार्रवाई हो। और बिल्कुल उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। न सिर्फ अपराधियों में बल्कि पुलिस में भी खौफ होना चाहिए कि अगर आप पीड़ित का साथ नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पे ये विषय कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। महिलाओं की महफूजियत का ये विषय है, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये विषय है, और ऐसे में इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज आना चाहिए। और इस मसले पर जाहिर तौर पर जहां एक तरफ गाइडलाइन जारी की गई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, तो वहीं लोगों की मानसिकता पर भी यहाँ पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। लोगों की मानसिकता भी यहाँ पर बदलने की जरूरत है ताकि हालात में सुधार आ सके। बहरहाल स्पेशल एडिशन में इतना ही। नमस्कार।